मेरा नाम करुणा है। मैं अपना काम कर रही थी जब अचानक गली में पापड़ बेचने वाला आया। मेरी बेटी को पापड़ खाने का बहुत शौक था। वो अक्सर घर में भी पापड़ बनवा कर खाती थी। वो खुद ही घर से बाहर चली गई। उस दिन हमारे घर की नौकरानी भी नहीं आई थी। मैं अपनी मीटिंग में बिजी थी। जैसे ही मेरी मीटिंग खत्म हुई, मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा कि वो कहाँ गई है। पापड़ लेकर तो उसे अब तक आ जाना चाहिए था, मगर वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। 2 घंटे गुजर गए थे, उसका कोई अता पता नहीं था। मैं कई महीनों तक अपनी बेटी को तलाश करती रही, मगर मुझे उसका कहीं पता नहीं चला। पुलिस में भी कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी। अपने रिश्तेदारों से भी कह दिया कि मेरी बेटी को तलाश करो, और ख़ुद भी उसे पागलों की तरह तलाश कर रही थी। दिन गुजरते गए और मेरी बेटी की तड़प मेरे दिल में बसती चली गई। कई दिनों से मैंने शर्मिंदगी की वजह से खुद को घर में बंद कर रखा था कि लोग मुझसे सवाल जवाब करेंगे, तुम्हारी बेटी गई तो कहाँ गई, तुमने उसका ख्याल क्यों नहीं रखा। कई दिन गुजरने के बाद जब मैं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए और कुछ सुकून पाने के लिए घर से बाहर निकली और बाजार के रास्ते की तरफ जाने लगी, तो अचानक मेरा टकराव एक बच्ची से हुआ। उसकी शक्ल हूबहू मेरी बेटी से मिलती थी। वो मेरे पास आई और कहने लगी कि आंटी, कुछ पैसे दे दो। वो मासूम बच्ची सर झुकाकर खड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बात की शुरुआत कहाँ से करूँ, किस तरह उससे सवाल जवाब करूँ, कैसे पूछूँ कि तुम मेरी बेटी हो। मगर वो लड़की तो अपनी जगह खड़ी रही, और फिर जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर गई तो हैरान रह गई, और उसने मुझे देखते ही भागना शुरू कर दिया। मैं जैसे ही उसके पीछे भागी तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरी बेटी तो वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो एक मासूम बच्ची थी, उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। ये गलती उसकी खुद की गई थी या फिर किसी ने उसे इस गलती में शामिल किया था। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। क्या इसी दिन के लिए मुझे जिंदा रखा गया था। मेरी आंखों में आंसू थे। मेरी बेटी तो वहाँ से जैसे तैसे भाग गई थी, लेकिन अगले दिन जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ कोई दूसरी बच्ची मौजूद थी। मैंने उसे अपने कब्जे में ले लिया। वो बार बार रो रही थी और कह रही थी कि आंटी मुझे छोड़ दो, मगर मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ूंगी। अगर तुम जाना चाहती हो तो मुझसे वादा करो कि तुम कहाँ से आई हो और यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो और किस किस को जानती हो। उसने कहा कि ठीक है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो मुझे रोती हुई और हैरान नज़रों से देख रही थी जब मैंने उसकी तरफ हाथ फैलाया था, और फिर कहने लगी कि अगर तुमने मुझे मेरा काम नहीं करने दिया तो मैं तुम्हारे मालिक को झूठ बोल दूंगी कि तुमने मुझे सारी हकीकत बता दी है। जबकि वो डरकर फौरन ही रोने लगती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, आप झूठ बोल रही हो। वो बच्ची लगभग 7 साल की थी, लेकिन जिस तरह की वो बात कर रही थी मुझे साफ पता चल रहा था कि किस किस तरह से उसे डराया गया है, उसे ट्रेन किया गया है और उसे अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि लोगों से किस तरह से बात करनी है, उन्हें किस तरह से हैंडल करना है। इस बच्ची पर बुरी तरह से दबाव डाला गया है। मैं आगे कुछ कहती तो फिर मुझे मेरा काम करने में समय लग जाता, इसलिए मैं खामोश रही थी। और फिर मैंने फ़ौरन अपने पर्स से एक छोटी सी चिप निकाली और उसे ट्रैकर के तौर पर उस बच्चे के कपड़ों पर चिपका दिया। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका से मंगवाई थी। जिस ऑफिस में मैं काम किया करती थी वहाँ हमेशा इस चिप की ज़रूरत पड़ती थी, और अक्सर ये चिप मेरे पर्स में हमेशा पड़ी रहती थी। मैंने उस बच्चे के करीब जाकर उसके कपड़ों पर उसे चिपका तो दिया था, मगर मुझे भी डर लग रहा था कि अगर उन लोगों को पता चल गया कि ये बच्ची अपने कपड़ों पर ट्रैकर वाली चिप लगवा कर आई है तो वो लोग इसे छोड़ेंगे नहीं। एक हल्की सी चुभन उस बच्ची को महसूस हुई थी। वो बच्ची फौरन घबराकर पीछे हट गई और वहाँ से भागने लगी। मैं उसे देखते हुए बोली, इस बारे में प्लीज़ किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मैं तुम्हारी पोल तुम्हारे मालिक के सामने खोल दूंगी और तुम्हारे लिए भी मुश्किल पैदा हो सकती है। वो बुरी तरह से डर गई थी। मेरी बात सुनकर उसने कुछ नहीं कहा था और बस वहाँ से भागती चली गई थी। मैं अपनी गाड़ी में बैठकर घर आई तो मैंने एक लंबी सांस ली। मैंने ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मेरी बेटी किसी भी हाल में मिल जानी चाहिए। मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरी बेटी ही थी। मेरे साथ जो हादसा हुआ था उसने मेरे होश उड़ा दिए थे।
मैं कितने महीनों से अपनी बेटी को पागलों की तरह तलाश कर रही थी, और जब इतने समय के बाद अब मुझे मेरी बेटी मिली है तो मैं उसे इतनी आसानी से कैसे तकलीफ में छोड़ सकती हूँ। वो मेरी बेटी ही थी, यही थी। ज़रूर उसे डराया धमकाया गया था, तभी तो वो वहाँ से मुझसे डरकर भाग गई थी। भला कोई बेटी भी कभी अपनी माँ से डरी है या डरकर भाग गई है? ज़रूर मेरी बेटी कोई बहुत बड़ी परेशानी में फंसी हुई है। मुझे कुछ भी करके अपनी बेटी को बचाना था। अब मुझे अपनी आगे की चाल चलनी थी। प्रार्थना करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी और मैं अफसोस कर रही थी कि मेरी बेटी मेरे हाथों में आते आते रह गई। काफ़ी देर तक मैं छत को घूरती रही। बार बार मुझे वो सब कुछ याद आ रहा था जो इन 2 दिनों में मैंने देखा था। एक दिन अपनी बेटी को देखना और आज उस दूसरी बच्ची के कपड़ों पर ट्रैकर लगाना। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और फिर न जाने कब और कैसे मैं बीते हुए समय के ख्यालों में गुम हो गई। मुझे पता ही नहीं चला था कि हर रोज़ की तरह आज भी वही दिन था, 16 जनवरी का। 7 साल पहले 16 जनवरी को जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। वहाँ पढ़ाई करते करते मुझे एक लड़के सुभाष से मोहब्बत हो गई थी। ये मोहब्बत दोनों तरफ से गहरी थी या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती थी। उस समय हम दोनों जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे और जवान लड़के लड़कियां मोहब्बत के लिए उस समय पर कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको अपनी मोहब्बत के आगे कोई दिखाई ही नहीं देता। मैंने जब से जन्म लिया था, मेरी आंखों में एक सपना था। मैं कामयाब बनना चाहती थी। मेरे पिता की तो बचपन में ही मौत हो गई थी। घर में मेरी मम्मी थी, 2 भाई थे। दोनों भाइयों ने मुझे बहुत प्यार दिया था। उनके लाड प्यार ने शायद मुझे बिगाड़ दिया था, क्योंकि मैं उनसे जैसा कहती वो वैसा ही किया करते थे, और अगर वो मेरा कहना नहीं मानते तो मेरी ज़िद हद से ज़्यादा बढ़ जाती थी। और फिर ये ज़िद बचपन से लेकर जवानी तक पहुंच गई। मैं अपने फैसले खुद लेने लगी। मुझे अपने सारे काम करना खुद पसंद था। मैं पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रही थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने पढ़ाई में ये जाना कि हर औरत को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। हर औरत को दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में अक्सर लड़कियों और औरतों पर अत्याचार ज़्यादा होते हैं। शादी से पहले माता पिता को फिक्र होती है कि जल्द से जल्द बेटी की शादी हो जाए, और शादी के बाद ससुराल वाले उसे बोझ समझने लगते हैं। और अगर कहीं लड़की विधवा हो जाए या फिर तलाकशुदा हो जाए तो फिर वही बोझ उसके मायके में आ जाता है। उसके घर वाले उसे ससुराल वालों से भी ज़्यादा बड़ा बोझ समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि बेटी शादी से पहले तो इतना बड़ा बोझ नहीं थी, लेकिन अब ये विधवा हो गई है तो कुछ भी करके इसे अपने घर से निकालना होगा। कम उम्र में ही मैं बहुत जल्दी समझदार हो गई थी, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। शायद मुझे इतनी जल्दी समझदार नहीं होना चाहिए था। फिर भी जब मेरी मुलाकात सुभाष से हुई थी तो मैं बहुत खुश थी। सुभाष मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। हम दोनों की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। मेरी फैमिली की सोच बहुत अलग थी। मेरे घर में हमेशा वही हुआ था जैसा मैंने कहा था। मेरे भैया और मेरी मम्मी ने कभी भी मुझ पर कोई रोक टोक नहीं की थी। हालांकि जब तक मैं और सुभाष रिलेशनशिप में थे, उसने भी कभी मुझ पर कोई रोक टोक नहीं की थी। हमारी लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही थी। मैं अपनी पढ़ाई में भी खूब ध्यान दिया करती थी। हम दोनों की पढ़ाई साथ साथ पूरी हो गई तो हमने शादी करने का फैसला किया। सुभाष के बारे में मैं अच्छे से जानती थी। सुभाष स्कॉलरशिप के ज़रिए अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। मेरे घर के मुकाबले उसके घर के हालात काफ़ी हारते हुए थे। जब मैं उससे मोहब्बत करती थी तो उसकी मोहब्बत में डूबी हुई थी, इसलिए मुझे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन से भी कोई मतलब नहीं था। वो एक मामूली सी नौकरी करता था। चंद हज़ार रुपये महीने की उसकी सैलरी थी। मैंने हमेशा से यही सोचा था कि मैं पढ़ाई कंप्लीट होते ही जॉब करूंगी, मगर जब मैं मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई तो अपने करियर के बारे में ही भूल गई थी। मेरी शादी से पहले मेरे दोनों भाइयों की शादी हो गई थी, क्योंकि मैं उनसे उम्र में छोटी थी। अब मेरी भाभियाँ भी घर में आ गई थी। दोनों भाभियों का परिवार बढ़ चुका था। सुभाष और मेरी पढ़ाई पूरी होते ही सुभाष का कहना था कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। हालांकि मेरे दिल में ये बात थी कि मैं पहले नौकरी करना चाहती हूँ। मैंने ये बात सुभाष से नहीं की और सोचा कि सुभाष को तो पहले से ही मेरी सोच और विचारों के बारे में पता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं शादी के बाद जॉब कर सकती हूँ। फिलहाल तो हम दोनों को पहले एक हो जाना चाहिए, उसके बाद हमें जॉब वगैरह के बारे में सोचना चाहिए।
मैंने और सुभाष ने अपनी अपनी फैमिली से हम दोनों के बारे में बात की थी। मैं सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी। सुभाष अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी भी उस पर ही थी और उसकी इतनी कम सैलरी में उसे अपने माता पिता की दवाई का खर्च, घर के राशन का खर्च और बाकी के सारे खर्च भी खुद ही देखने पड़ते थे। सब कुछ जानते हुए भी मैंने उसके साथ शादी करने का फैसला कर लिया था। उसके घर वालों ने तो मुझे देखते ही हाँ कर दी थी, मगर मेरे भाइयों और मम्मी ने इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि जिस तरह की तुम्हारी सोच है, जिस तरह के तुम्हारे विचार हैं, सुभाष उस तरह का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहती हो। जैसा कि तुम सुभाष के बारे में बता रही हो कि सुभाष के पेरेंट्स की जिम्मेदारी उस पर है और वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है और कुछ हजार रुपए ही कमाता है, जबकि तुम यहाँ रहते हुए अपनी मर्जी का पहनती हो, अपनी मर्जी का खाती हो, जो तुम्हारा मन करता है तुम वैसा ही करती हो। वहाँ जाकर शायद तुम्हें अपने पति के हिसाब से चलना होगा। मैंने कहा, मम्मी, मैं लव मैरिज ही इसलिए करना चाहती हूँ ताकि आगे चलकर मुझे कोई परेशानी ना हो। सुभाष मेरे बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए मैं शादी के बाद उससे जो भी कहूँगी वो मेरी खातिर करेगा। मेरे भाइयों ने, भाभी ने, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत समझाया, मगर मैंने उनकी बात नहीं सुनी और मैंने सुभाष से शादी करने की जिद लगा ली थी। फिर फाइनली मेरी और सुभाष की शादी हो गई। मैं जब उसके घर में विदा होकर आई तो मैंने देखा कि उसका घर काफ़ी छोटा था, हमारे घर से बहुत छोटा था। इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन शादी के 2 दिन गुजरने के बाद भी उसकी मम्मी ने मुझसे कहा कि बहू, तुम्हें यहाँ आए हुए 2 दिन गुजर गए हैं। हालांकि नई नवेली दुल्हन अगले दिन से ही रसोई संभाल लेती है, उसे पहली रसोई बनानी होती है, मगर 2 दिन से तुमने कोई काम ही नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है। अब ये घर तुम्हारा है, हमें भी तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब तुम इस घर को संभालो। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अपनी सास की बातों पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। रात को जब सुभाष ऑफिस से घर आया तो मैंने उसकी मम्मी की शिकायत उनसे की। मैंने कहा, मैं तुम्हारे घर में मौसी का काम करने के लिए नहीं आई हूँ। तुम्हारी मम्मी पहले भी इस घर में काम करती थी ना, तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई है उन्हें इस घर में काम करने में। सुभाष ने शुरू में तो मुझे इस बात पर कुछ नहीं कहा, वो खामोशी से मेरी बातें सुनता रहता था। लेकिन गुजरते हुए दिनों के साथ साथ मैंने नोटिस किया कि सुभाष अपने पेरेंट्स का बहुत लाडला था, उनके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता था। उसे मुझसे भी मोहब्बत थी, इसलिए मेरी बातें खामोशी से सुनता था और अपने पेरेंट्स से भी कुछ नहीं कहता था। मगर मैंने कई बार नोटिस कर लिया था कि उसकी मम्मी उससे हमेशा मेरी शिकायत करती रहती थी। मेरी सास बीमार रहती थी। मैंने पड़ोस की एक औरत से सुना था कि जब तुम इस घर में नहीं थी तो तुम्हारा पति घर के सारे काम करके ऑफिस जाया करता था। तुम्हारी सास ज़्यादातर बीमार रहती है, उसे अपने माता पिता की बहुत फिक्र है, इसलिए वो उनकी भी सेवा करता था, ऑफिस के भी काम करता था और घर के भी काम किया करता था। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। हालांकि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था। मुझ पर हमेशा चिड़चिड़ापन सवार रहता था। दिन ब दिन उसकी मम्मी का प्रेशर मुझ पर बढ़ता जा रहा था कि बहू, घर का काम करो, तुम तो सारा दिन कमरे में रहती हो, मोबाइल इस्तेमाल करती रहती हो। मुझे घर के काम बिल्कुल भी नहीं करने थे। कभी मेरी मम्मी ने ही मुझसे घर के काम नहीं करवाए थे, तो मैं यहाँ क्यों करती। मेरे पति की सैलरी तो इतनी नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं अपने पति का बिजनेस में हाथ बटा सकती हूँ, मैं कोई जॉब कर लेती हूँ, फिर जो पैसे आएंगे उनसे मैं एक नौकरानी भी रख लूँगी, फिर मेरी सास भी शांत हो जाएगी। ये आइडिया अच्छा था। मैंने सुभाष से जब नौकरी की बात की तो उसने फौरन इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें कभी भी नौकरी करने की परमिशन नहीं दूंगा। अब तुम मेरे घर में हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, तो फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है नौकरी करने की। मैंने उसे फाइनली बता दिया कि मैंने क्या सोच रखा है। मैं नौकरी करूँगी तो इस घर में नौकरानी भी आ जाएगी, फिर तुम्हारी मम्मी को मुझसे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने कहा कि तुम्हारी सोच बहुत फिजूल है, आइंदा मुझसे नौकरी करने के बारे में बात मत करना। एक लड़की की जब शादी हो जाती है तब उसे जाकर अपना ससुराल ही संभालना होता है, और तुम तो घर की जिम्मेदारियों से बच रही हो। पहली बार सुभाष का ऐसा कड़क बिहेवियर देखकर मैं थोड़ी घबरा गई थी। बस मैंने तभी से सोच लिया था कि मुझे अब सुभाष के साथ नहीं रहना है। उसके माता पिता और वो खुद भी यही चाहता है कि मैं इस घर की नौकरानी बनकर रहूं।
जबकि मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैंने एक दिन अपने भैया को फ़ोन करके कह दिया कि मैं सामान लेकर वहाँ आ रही हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मेरे दोनों भाई घबरा गए और कहने लगे कि क्यों आ रही हो, तुमने अपनी मर्जी से ही तो शादी की थी, क्या हो गया है, तुम्हारा पति से कोई झगड़ा हो गया है क्या। मैंने जब उनको वजह बताई तो उन्होंने उल्टा मुझे ही डांट दिया और कहने लगे कि गलती तो तुम्हारी ही है। वो मुझे अपनी पत्नी से कंपेयर करने लगे, कहने लगे कि देखो तुम्हारी भाभी भी तो घर संभाल रही है ना, ऐसे ही तुम भी घर संभालो और घर संभालने के लिए तुम्हें घर के सारे काम करने पड़ेंगे। मैंने तभी फ़ोन बंद कर दिया। मैं जानती थी कि इस मामले में मेरे भैया मेरी सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने अपने पति से अलग रहने का फैसला कर लिया। मुझे लगता था कि हमारी लव मैरिज चलेगी। मेरे पति को एक हाउसवाइफ चाहिए थी, जबकि मैं एक वर्किंग वुमन बनना चाहती थी। इसी वजह से हमारी शादी को 3 महीने हो गए थे और इन 3 महीने में सिर्फ 1 महीने ही हम दोनों पति पत्नी खुश रहे होंगे, बाकी 2 महीने तो हम लोगों के बीच बनी ही नहीं। मैं काम करने वाली औरत बनना चाहती थी और मेरा पति चाहता था कि मैं घरेलू काम करूं। वो अपने माता पिता की तरफ से मजबूर था, उनको भी उदास नहीं कर सकता था। मैंने उससे कह दिया कि मैं तुमसे अलग रहना चाहती हूँ। उसने मुझसे कहा भी था कि तुम बहुत गलत फैसला कर रही हो करुणा, देखो हम दोनों ने लव मैरिज की थी, तुमसे मोहब्बत निभाने की खातिर मैं भी तो एडजस्ट कर रहा हूँ ना, तो तुम्हें भी एडजस्ट करना होगा। मैंने कहा कि मैं ऐसी वैसी कोई एडजस्टमेंट नहीं करूँगी, मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी और तुम मुझे अगर अपने साथ रखना चाहते हो तो मुझे जॉब करने की परमिशन दो, क्योंकि तुम्हारे इस छोटे से घर में ढेर सारे काम हैं, ये काम मुझसे नहीं होंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं नौकरी करूँ, तुम्हारा सहारा बनूँ, इसमें भी तो तुम्हारा ही फ़ायदा है। उसने कहा कि मुझे ऐसे फ़ायदे की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने गुस्से में कह दिया कि अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, क्योंकि मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम एक बहुत ही बदतमीज़ लड़की हो। मुझे उसकी बातें बहुत बुरी लगी थी। मैं अपना सामान पैक करके अपने मायके चली गई तो वहाँ मुझे उम्मीद के मुताबिक अपने भाई और मम्मी से डांट सुनने को मिली थी। डांट से और प्यार से हर तरीके से उन्होंने मुझे समझा लिया था कि तुमने सुभाष से शादी की है और अपनी पसंद की शादी की है, तो फिर तुम क्यों ये रिश्ता नहीं निभा रही हो। मगर मैं किसी की सुनने वाली नहीं थी और अपने मायके में आने के बाद मैंने फ़ौरन ही जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था। मेरे भैया भाभी और मम्मी मुझसे नाराज़ भी हो रहे थे और फिर वो नाराज़गी ही दिखा सकते थे, मुझे घर से बाहर तो नहीं निकाल सकते थे। इसलिए फिर वो लोग भी खामोश हो गए और उन्होंने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मैंने जॉब करनी शुरू कर दी थी तो सुभाष का मेरे पास फ़ोन आया। उसने कहा, अभी तुम मेरी पत्नी हो, अभी भी मेरा तुम पर हक है, तुमने कैसे जॉब कर ली। मैंने कहा, मैं तुम्हारे घर से निकल आई हूँ, इसलिए तुम्हारा मुझ पर कोई भी हक नहीं है। तुम ये बात भूल रहे हो कि मैं एक आज़ाद सोच की लड़की हूँ और तुम मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही जानते थे, फिर भी तुमने शादी के बाद मेरे बारे में नहीं सोचा। सुभाष ने बहुत कोशिश की मुझे समझाने की, मुझे घर बुलाने की, मगर मैंने उसकी एक न सुनी। मैं सोचती थी कि ये दुनिया बहुत ख़तरनाक है, इंसान को अगर आगे ज़िंदगी गुजारनी है तो पति पत्नी दोनों को ही कमाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमेशा सिर्फ एक ही इंसान सारी ज़िंदगी तकलीफ़ उठाता है और फिर बेवजह दूसरे इंसान को कम कमाई में भी गुजारा करना पड़ता है। मुझे सुभाष की बात कभी समझ नहीं आई थी कि वो क्यों मुझे घर में कैद करके रखना चाहता था, क्यों चाहता था कि मैं उसके माता पिता की सेवा करूं, उसके घर के सारे काम करूं। इसलिए मैंने वही किया जैसा मुझे ठीक लगा। मैं उसके घर को छोड़कर आ गई थी, अपना सारा सामान भी ले आई थी और अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब वहाँ वापस नहीं जाऊँगी। मैं हर काम में बिल्कुल परफेक्ट थी, इसलिए मुझे जल्द ही अच्छी जॉब मिल गई थी। अभी मुझे जॉब करते हुए 15 दिन ही गुजरे थे कि मेरी तबीयत ख़राब रहना शुरू हो गई थी। मैं अकेले ही डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए गई तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस खबर ने मुझे अंदर तक सुकून पहुँचा दिया था। मैं चाहती तो इस बच्चे को भी ख़त्म कर सकती थी, लेकिन मैं जानती थी कि मेरी माँ एक दिन मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली जाएगी। भैया भाभी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाएंगे, मेरे लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। इसीलिए मैंने इस बच्चे को जन्म देने का फ़ैसला किया, भले ही मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना था। मैंने ठान लिया था कि मैं इसकी परवरिश भी खुद ही करूँगी। जब मेरे घर वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि अकेली औरत के लिए कुछ भी करना पॉसिबल नहीं होता।
बच्चे पालना, उनकी परवरिश करना तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तुम अपने पति के पास चली जाओ। लेकिन मुझे लगता था कि मैं अकेले ही सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे लिए माँ बनने का एहसास ही बहुत खूबसूरत था। ये खबर उड़ते उड़ते मेरे पति तक भी पहुँच गई थी। वो इंसान जो हमेशा मुझ पर भड़कता रहता था, अब वो मुझे प्यार से समझाने लगा कि करुणा, वापस आ जाओ। हम दोनों की ज़िंदगी में अब कोई तीसरा आने वाला है, इसकी खातिर तो वापस आ जाओ। मैंने उसे दो टूक अंदाज में कह दिया था कि मैं वापस नहीं आऊँगी। मैं जब खुद को संभाल सकती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, तो अपनी औलाद की परवरिश भी अकेले ही कर सकती हूँ। मैंने सुभाष की भी कोई बात नहीं सुनी और अपने घर वालों की भी। जॉब भी करती रही और साथ ही अपना ख्याल भी रखती रही। मेरी मम्मी भले ही अपनी बेटी से नाराज़ थी, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की बहुत फिक्र थी। जब मेरी डिलीवरी का समय आया तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था। मेरे साथ अस्पताल में ठहरी थी। मैंने बेटी को जन्म दिया था। उन्होंने मेरी बेटी का भी बहुत ख्याल रखा था। मैं जैसे ही अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद रिकवर हुई तो मैंने फैसला किया कि मैं अब अपने भाई भाभी के सहारे नहीं रहूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं अपनी भाभीयों का बिहेवियर भी बदला हुआ देख रही थी। वो बातों ही बातों में मुझे नेगेटिव कमेंट्स पास कर रही थी कि पहले तो तुम अकेली थी, अपना ससुराल छोड़कर हमारे घर आ गई, और अब तुम्हारी बेटी भी हो गई है, उसकी जिम्मेदारी भी हम पर ही आ जाएगी। मैं ऐसी बातों की बिल्कुल भी आदी नहीं थी। इसलिए मैंने फ़ौरन ही एक घर रेंट पर लिया और अपनी छोटी सी बेटी और अपने सामान के साथ वहाँ पर शिफ्ट हो गई। मम्मी और दोनों भाइयों ने बहुत मना किया कि तुम अकेले इसकी परवरिश कैसे करोगी। मैंने उनकी एक न सुनी और जॉब भी जारी रखी, साथ ही बेटी का भी ख्याल रखती रही। मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी थी। मैंने उसका नाम अनन्या रखा। मम्मी को तो कभी कभी मेरी और उसकी याद आया करती थी, तो वो हमसे मिलने के लिए आ जाती थी। लेकिन मेरे भैया भाभी अब मुझसे पूरी तरह से रूठ चुके थे और मुझे उनके रूठने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब सुभाष को ये बात पता चली कि मैंने बेटी को जन्म दिया है, तब वो मुझसे और मेरी बेटी से मिलने की बहुत कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो उसका अपना खून थी। मैंने अपने घर वालों से मना कर दिया था कि मुझे उससे नहीं मिलना, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, इसलिए उसे मेरे बारे में मत बताना कि मैं कहाँ गई हूँ। वो कई बार मेरे मायके मुझसे और मेरी बेटी से मिलने के लिए आया था, लेकिन मेरे मना करने के मुताबिक मेरे घर वालों ने उसको मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। मेरी मम्मी अभी भी मुझे समझा रही थी कि हमारे घर वापस चलो। मैंने उनसे कह दिया था कि अभी तो आप मुझे अपने घर में रहने के लिए कह रही हो, लेकिन आने वाले समय में मैं और मेरी बेटी आप लोगों को बोझ लगने लगेंगे। इससे पहले मैंने खुद ही आपसे किनारा कर लिया। फिर एक दिन मम्मी कहने लगी कि तुम्हें सुभाष पसंद नहीं है तो तुम दूसरी शादी कर लो, इस बार हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लेंगे। मैंने उनको बोल दिया कि मेरा ऐसा वैसा कोई भी इरादा नहीं है। मैं शादी जैसे झंझट में नहीं फंसना चाहती। एक बार शादी करके मैंने देख लिया था कि औरत की ज़िंदगी कितनी बेकार होती है। अब मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी। मम्मी हर रोज़ मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कहती थी कि अभी तुम्हारी उम्र कम है और तुम माँ भी बन गई हो, चलो बेटी हमारे साथ चलो, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, या फिर अपनी बेटी को लेकर अपने ससुराल चली जाओ। तुम्हें तो पति की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस मासूम बच्ची को तो अपने पिता की ज़रूरत है। इससे क्यों इसके पिता का साया छीन रही हो। मैंने कहा मैं अपनी बेटी के लिए माँ और बाप दोनों बन सकती हूँ, और फिर मुझे ऐसे घर बिल्कुल भी नहीं जाना जहाँ मेरी कोई इज्जत ना हो। मम्मी कहने लगी कि तुम उस घर को सिर्फ घर के काम करने की वजह से छोड़कर आई हो, लेकिन अब जो तुम इस घर में रह रही हो, अब तो तुम्हारे साथ एक छोटी सी बच्ची भी है, अब तो तुम्हें सारे काम करने पड़ेंगे, फिर किस तरह से संभालोगी अब सब कुछ। मैं अपनी जिद पर अड़ गई थी। मैंने कहा कुछ भी कहती रहे, मैं यही रहूँगी अपनी बेटी के साथ, और उसका ख्याल भी खुद ही रखूँगी। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अनन्या की वजह से कुछ दिन घर पर ही मैंने ऑफिस का काम किया था। ऑफिस में मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती थी, इसलिए मैं कैसे भी काम कर लेती थी। बॉस को कोई दिक्कत नहीं थी, और अपनी बेटी को संभालने के लिए मैंने एक नौकरानी रख ली थी, ताकि वो मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब ना किया करे, जो घर के काम भी करती थी और मेरी बेटी को भी संभालती थी। कभी कभी मैं अपनी बेटी को अपने साथ ऑफिस भी ले जाती थी, मगर धीरे धीरे जब वो बड़ी होने लगी तो मैंने उसे नौकरानी के साथ ही घर पर छोड़ना शुरू कर दिया। मगर ऑफिस में होते हुए भी सारा टाइम मेरा ध्यान अपनी बेटी की तरफ ही जाता रहता था। मैं बार बार नौकरानी से फ़ोन कर करके उसके बारे में पूछती रहती थी और उससे बात भी किया करती थी।
जिसकी वजह से मुझे सुकून मिल जाता था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गई थी। वक्त तेज़ी से गुजरता चला गया। मेरी बेटी जब 3 साल की हुई तो मेरे पति ने मेरा पता लगा लिया था और कोर्ट में केस दायर कर दिया था कि वो अनन्या को लेना चाहता है। लेकिन मैं भी पूरी हिम्मत के साथ उसके सामने डट गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी किसी और को नहीं दूंगी। मेरी हिम्मत और मेहनत वसूल हो गई। मुझे मेरी बेटी मिल गई थी। कोर्ट ने बेटी की कस्टडी मेरे हिस्से में दे दी थी। मैं अब बेफिक्र थी। मुझे किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं थी। कोर्ट ने कहा था कि अब बच्ची माँ के पास ही रहेगी और जब 18 साल की हो जाएगी तो उसके बाद वो खुद फैसला कर सकती है कि उसे अपनी माँ के साथ रहना है या फिर पिता के साथ। सुभाष ने कई बार मुझे फ़ोन करके कहा था कि कम से कम एक बार मुझे मेरी बेटे की शक्ल तो दिखा दो, लेकिन मैंने उसे साफ इनकार कर दिया था। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने कोर्ट से अपील की थी कि वो मेरी बेटी से मिलना चाहता है। इसमें भी मेरे हक में ही फैसला आया था। कोर्ट ने कहा था कि इस दौरान बच्ची अपनी माँ की इजाज़त के बिना पिता से मुलाकात नहीं करेगी। मैंने कई सारे झूठे आरोप अपने पति पर लगाए थे, इसीलिए मैं ये केस जीत गई थी। और वैसे भी मर्द और औरत के झगड़े में हमेशा औरत को कमज़ोर समझा जाता है, लेकिन जब औरत समझदार हो तो वो अपनी समझदारी से अपनी जीत हासिल कर सकती है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मेरी जॉब और ज़्यादा बेहतर हो गई थी। दिन ब दिन मुझे तरक्की मिलती जा रही थी। कुछ साल बाद मम्मी मुझे दूसरी शादी के लिए फोर्स करने लगी थी। मेरी सुभाष से भी अभी तक डाइवोर्स नहीं हुई थी, भले ही हम दोनों अलग हो गए थे। मम्मी का हमेशा से यही कहना रहा था कि तुम दूसरी शादी कर लो, सारी ज़िंदगी जॉब करके कैसे गुजारोगी। अब तुम्हारी बेटी भी है, तुम्हें एक मर्द का सहारा चाहिए। मैं तो तुमसे मिलने भी आ जाती हूँ। अगर मैं भी नहीं रही तो तुम्हारी खबर रखने वाला भी कोई नहीं होगा। मगर मुझे अब किसी चीज़ की भी परवाह नहीं थी। ऊपर वाले ने मुझे काफ़ी कुछ दिया था। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश और बेफिक्र थी। मैंने अपनी मम्मी को मना कर दिया था कि जब पहली शादी से ही मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ तो मैं दूसरी शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। हर बार मुझे मेरे अपनों ने समझाया था, लेकिन मैंने किसी की न सुनी। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। वक्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था। मेरे पति ने कई बार मुझसे मेरी बेटी को छीनने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट तक उसने अपनी अपील दायर की थी। मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहती थी, इसलिए सबने मेरी मदद की थी। मेरी बेटी मेरे पास ही थी और देखते ही देखते कब वो 4 साल की हो गई पता ही नहीं चला। मेरी बेटी अब स्कूल भी जाने लगी थी। मैं अब ज़्यादातर काम घर पर ही कर लिया करती थी। ऑफिस से भी मुझे काफ़ी मदद मिलती थी, क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी और मैं एक सिंगल पेरेंट थी, इसलिए मेरा साथ दिया जाता था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मेरा घर पर काम करना मेरे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। वो दिन भी सारे दिनों की तरह नॉर्मल था। मैं अपने कमरे में बैठी थी, लैपटॉप पर ऑफिस की एक मीटिंग अटेंड कर रही थी। मेरी बेटी मेरे पास ही बैठी अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। उस दिन नौकरानी भी नहीं आई थी जब अचानक पापड़ वाला पापड़ बेचने की आवाज़ लगाने लगा। मेरी बेटी को पहले ही पापड़ बहुत पसंद थे। वो उसकी आवाज़ सुनकर फौरन ही चहक कर खड़ी हो गई थी। मीटिंग में होने की वजह से मैं उसे टोक नहीं सकी थी। हालांकि मैंने उसे हाथ के इशारे से खूब रोका था, मगर वो बच्ची थी, मेरा हाथ का इशारा समझ नहीं सकी थी। फौरन ही उसने पैसे निकाले और दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गई थी। एक लम्हे के लिए मेरा दिल घबरा गया था। मन कर रहा था कि कॉल बंद करके अपनी बेटी के पीछे चली जाऊं, देखूं कि वो कहाँ जा रही है। मगर फिलहाल मीटिंग अटेंड करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। बाहर से मेहमान आए हुए थे। मीटिंग को फिलहाल मैं रोककर नहीं जा सकती थी। अगर मैं ऐसा करती तो ये एक तरह से इंसल्ट में आ जाता और हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं थी कि क्लाइंट के साथ किसी भी तरह की बदतमीज़ी की जाए। लगभग 10 मिनट का काम था, लेकिन बातें करते करते 1 घंटे का टाइम गुजर गया था। जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई, मैं जल्दी से अपने लैपटॉप को बंद करके एक तरफ फेंक दिया और पागलों की तरह दौड़कर दरवाजे तक भागी थी। मैं जैसे ही बाहर लाउंज में आई तो वहाँ मेरी बेटी नहीं थी। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था। मैंने फ़ौरन उसके कमरे में जाकर देखा तो वो वहाँ भी नहीं थी। मैं बाहर आई तो पूरी गली सुनसान पड़ी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे मेरा दिल अभी बाहर आ जाएगा। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा था, लेकिन मेरी बेटी मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। दोपहर हो रही थी, इसलिए गली सुनसान थी।
मैंने चारों तरफ लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाए, उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं था। यहाँ तक कि मोहल्ले के कुछ लोगों को इकट्ठा भी कर लिया था। मैंने मम्मी को फ़ोन करके अपनी तकलीफ़ के बारे में उनको बता दिया था। वो लोग भी आने वाले थे। मैं गली में ही अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी थी। ऑफिस की मीटिंग की वजह से मैं अपनी बेटी को खो चुकी थी। ये सोच मेरे दिमाग में आते ही मेरा दम घुटने लगा था। कितनी वारदातें मैं सुन चुकी थी कि छोटे बच्चे किडनैप हो रहे हैं। मैं अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। अपनी गैर मौजूदगी में उसे बाहर नहीं भेजती थी, लेकिन आज मेरी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से मेरी बेटी मेरे हाथों से छिन चुकी थी। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी थी। मैंने पुलिस में भी उसकी कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी। अपनी बेटी का फोटो और उसकी गुमशुदगी का मैसेज बनाकर सारे लोगों को सेंड भी कर दिया था, ताकि लोग मेरी बेटी को ढूंढने में मदद कर सके। मैं हर तरह से मेहनत कर रही थी, लेकिन सब कुछ बेकार गया था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था मैं और क्या करूं जिससे मुझे मेरी बेटी मिल जाए। मैं बहुत रो रही थी। मेरे पास मेरा इकलौता सहारा मेरी बेटी ही थी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? ये सोच मेरे दिमाग में आते ही मेरा सर दर्द से फट रहा था। मुझे पता था कि अगर इस बात की खबर सुभाष तक पहुंच गई तो वो ज़रूर दोबारा कोर्ट में अपील करेगा और बेटी हासिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं अनन्या के बिना अब जिंदा नहीं रह सकती थी। कुछ देर बाद ही सब लोग जाना शुरू हो गए थे। पुलिस ने मुझे हिम्मत दिलाई थी कि आप बेफिक्र रहो, हम हर तरीके से आपके साथ हैं और आपकी बेटी को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मेरी बेटी कहाँ चली गई थी? उसे किडनैप कर लिया गया था या फिर वो किसी दोस्त के साथ चली गई? ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। रात के 12 बजे तक मैं दरवाजे पर बैठी रही, रोती रही, अपनी बेटी का इंतज़ार करती रही। मेरी मम्मी बार बार मुझे अंदर बुला रही थी, लेकिन मेरा दिल बोल रहा था कि मेरी बेटी आसपास ही मौजूद है, बस मेरे सामने नहीं आ रही है। मुझे उसकी हद से ज़्यादा फिक्र होने लगी थी कि न जाने उसने कुछ खाया होगा या नहीं। दोपहर के समय भी सिर्फ उसने एक सैंडविच ही खाया था। कुछ दिनों से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी और अब इस दौरान उसका गायब हो जाना मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था। रात से अब सुबह होने लगी थी। मम्मी मेरे पास आ गई थी और मेरे कंधे थाम कर मुझे झंझोड़ते हुए कहने लगी कि कब तक तुम यहाँ बैठी रहोगी? तुम्हारे बैठे रहने से तुम्हारी बेटी कभी यहाँ वापस नहीं आएगी। चलो अंदर चलो। लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी बेफिक्र नहीं था। मैं मम्मी को देखते हुए कहने लगी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। मुझे पता है मेरी बेटी यहीं कहीं है, वो आ जाएगी, आप टेंशन मत लो। मगर मेरी मम्मी मुझे ज़बरदस्ती खींचकर अंदर ले आई थी और मुझे सोफे पर धकेलते हुए कहने लगी कि तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया है? पागल हो गई हो क्या? इस तरह कौन करता है? समझदारी से काम लो। मैंने रोते हुए कहा कि मम्मी प्लीज़ मेरी बेटी को ला दो। अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं मर जाऊंगी। उसके अलावा तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी मम्मी गुस्से से कहने लगी, इसलिए तुमसे कहा था कि दूसरी शादी कर लो या अपने पति के पास वापस चली जाओ, मगर तुम्हें तो हमारी बात समझ ही नहीं आती थी। उनकी बात सुनकर मैंने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा कि मैं इतनी गंभीर सिचुएशन से गुजर रही हूँ और आपको इस समय ऐसी फालतू बातें सूझ रही हैं। अगर मेरी बेटी मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। मम्मी आपकी बेटी नहीं जी पाएगी। ऐसा कहते हुए मैं उनके गले से लग गई थी और फूट फूट कर रोने लगी थी, जबकि वो मुझे संभालने लगी थी। वक्त धीमी रफ्तार से गुजर गया। मैंने एक बड़ी एजेंसी में बात कर ली थी कि मुझे मेरी बेटी हर हाल में चाहिए। जॉब करने की वजह से मेरे संबंध काफ़ी अच्छे थे। मेरे ऑफिस वाले भी मेरी मदद कर रहे थे। सबने मुझसे कहा था कि आप फिक्र मत करो, कुछ भी करके आपकी बेटी को हम तलाश ही कर लेंगे। लेकिन मुझे अब कोई भी ऐसा रास्ता नज़र नहीं आ रहा था जहाँ से मुझे मेरी बेटी मिल सके। सुभाष को भी ये खबर पता चल गई थी। उसने मेरे घर आकर खूब हंगामा किया था। उसने साफ कह दिया था कि अनन्या जैसे ही वापस मिल जाएगी मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। तुम एक लापरवाह औरत हो ना हो तुमने अपनी नौकरी की वजह से मेरी बेटी के साथ लापरवाही बढ़ती होगी, तभी तो वो गायब हो गई। जो औरत जॉब करने की खातिर अपने परिवार को छोड़ सकती है, अपना घर बिगाड़ सकती है, अपने पति को छोड़ सकती है, तो वो अपनी बेटी को भी छोड़ सकती है। ज़रूर तुमने ही बेटी से अपनी जान छुड़ाने के लिए कोई नया तरीका अपनाया होगा। मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
तुम मुझे गलत साबित कर रहे हो। वो कहने लगा कि बस एक बार अनन्या मिल जाए, मैं तुम्हें तब साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। अभी तक मैं तुम्हारी हर गलत बात भी बर्दाश्त करता आया हूँ, लेकिन आइंदा नहीं करूँगा। वो मुझे क्लियरली धमकी देकर गया था। इससे पहले मैं कभी उससे डरी ही नहीं थी, लेकिन आज मुझे सच में उसकी धमकियों से डर लग रहा था और मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं थी। मैंने ये भी तय कर लिया था कि मैं किसी भी हालत में सुभाष को अपनी बेटी नहीं दूंगी। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे। वो इंसान मेरी बेटी मुझसे नहीं छीन सकता था, लेकिन अगर कोर्ट में मेरी लापरवाही साबित हो गई तो फिर? मुझे सिर्फ अनन्या की फिक्र थी। वो इतनी छोटी थी, न जाने वो कहाँ चली गई थी। मुझे कुछ पता ही नहीं था। वक्त गुजरता जा रहा था, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए थे, लेकिन मेरी बेटी का कोई अता पता नहीं था। ऑफिस में भी अब मैं सिर्फ नाम के लिए ही जाती थी, मगर पेट की भूख मिटाने के लिए मुझे काम करना ही पड़ता था। वो मामूली सा दिन था। मेरे घर का राशन खत्म हो गया था। उस दिन भी नौकरानी किसी काम से अपने गांव गई हुई थी, वरना मैं उसी को पैसे देकर सामान मंगवा लिया करती थी। ऑफिस का काम भी जल्द खत्म हो गया था। घर में बैठे बैठे मुझे अब घबराहट होने लगी थी। काफ़ी दिनों से मैं शर्मिंदगी की वजह से घर में घुसी हुई थी। मैंने सोचा कि घर से बाहर निकलती हूँ, सामान लेकर आती हूँ, थोड़ा दिल बहल जाएगा। यही सोचकर मैंने अपना पर्स उठाया और बाजार की तरफ निकल पड़ी थी। मैं इस बात से बेखबर थी कि ऊपर वाले की तरफ से मुझे एक इशारा मिलने जा रहा था। मैं अपनी गाड़ी लेकर बाजार पहुंची तो ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मुझे मेरी बेटी की खुशबू महसूस होने लगी थी। वो मेरे जिगर का टुकड़ा थी, मेरे शरीर का हिस्सा थी। मुझे कैसे महसूस नहीं होती? मैंने चारों तरफ देखा, मगर उसका वजूद मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। मुझे शायद वहम हो रहा था। मैंने इस बात को इग्नोर किया और सामान लेने के लिए मॉल के अंदर चली गई थी। जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकली तो एक छोटी सी बच्ची ने हाथ फैलाकर कहा कि आंटी, मुझे पैसे दे दो। उसका सर झुका हुआ था। उसके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। मुझे हैरानी हो रही थी। ये आवाज़ मैं दुनिया की भीड़ में भी पहचान सकती थी। मैंने तड़प कर उसका चेहरा उठाकर देखा तो ये मेरी बेटी ही थी। मेरी छोटी सी गुड़िया पुराने कपड़े पहने हुए थी और उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। मेरे सामने वो हाथ फैला रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर कालिक लगी हुई थी। मैं तड़प कर घुटनों के बल बैठ गई और उसे गले से लगा लिया। मैंने कहा, मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? जब उसने मुझे रोते हुए देखा तो मुझे धक्का देकर वहाँ से भागने लगी। मैं उसे आवाज़ें देने लगी कि रुको बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, रुको अनन्या। मगर वो चलती चली जा रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे भागने लगी, लेकिन अचानक से वो एक गाड़ी में बैठी और फिर वो गाड़ी फौरन गायब हो गई। मैंने हर तरफ उसे तलाश किया, मगर मेरा पीछा करने के बावजूद भी वो मेरे हाथों में आते आते रह गई थी। इसका मतलब कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। कोई ऐसा गैंग जो बच्चों को मारपीट कर भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। मेरा दिल निकल रहा था। मुझे खूब रोना आ रहा था। मैं वहीं ज़मीन में बैठकर रोने लगी और कब मैं रोते रोते बेहोश हो गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। लगभग 3 घंटे के बाद जब मुझे होश आया तो मैं एक अस्पताल के कमरे में मौजूद थी। कुछ समय तक तो मैं अपने खाली दिमाग के साथ छत को घूरती रही थी और फिर अचानक सारा नज़ारा किसी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने चलने लगा। मैं फौरन तड़पकर अपनी जगह से खड़ी हुई थी और चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा तो सामने मेरी मम्मी बैठी हुई थी। बड़े भैया खड़े हुए थे और छोटे भैया मेरी ड्रिप चेक कर रहे थे। मैं तड़पकर कहने लगी कि अनन्या कहाँ है? आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वो सड़क पर थी। मेरी बात सुनकर मेरे भैया कहने लगे कि तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। इस तरह खुद को परेशान मत करो। भैया की बात सुनकर मैंने कहा, भैया, मैं खुद को परेशान नहीं कर रही। मेरी बेटी मिल चुकी है। वो भीख मांग रही है। वो किसी गैंग के हाथ लग गई है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। भैया कहने लगे कि खामोश हो जाओ। क्या हो गया है? तुम कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो जो इस तरह से रिएक्ट कर रही हो। मैं जानती हूँ अनन्या किडनैप हुई है, वो कहीं पर चली गई है, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि तुम खुद को इतना परेशान कर लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। तुम सिर्फ हमारी एक ही बहन हो। बचपन से लेकर अब तक हमने तुम्हारी हर जिद पूरी की है, लेकिन अब तुम हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर चुकी हो। मेरी बात कोई नहीं समझ रहा था। सब अपने कहने में लगे हुए थे। फिलहाल मैं खामोश हो गई थी। मुझे अब समझदारी से काम लेना था।
मम्मी के गिरते हुए आंसू और दोनों भाइयों का गुस्से से भरा चेहरा मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर मेरा चेकअप किया था और मुझे छुट्टी दे दी थी। मेरे भैया ज़बरदस्ती मुझे अपने घर ले आए थे। हालांकि मैंने उनसे अपने घर जाने की बहुत जिद की थी, लेकिन ना तो मम्मी मान रही थी और ना ही भैया। दोनों भाभीियों का मूड भी ऑफ था। पूरा दिन इसी तरह से खामोशी से गुजर गया था। लेकिन अगले ही दिन मैं उस रास्ते पर दोबारा पहुंची जहां मुझे मेरी बेटी दिखाई दी थी। मैंने हर कोना तलाश कर लिया था, लेकिन अब मुझे अनन्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जब अचानक मेरी नज़र एक दूसरी बच्ची पर गई थी जो फुटपाथ पर बैठी हुई थी, लोगों से भीख मांग रही थी। कुछ सोचकर मैं उसके पास पहुंच गई और उसको देखते हुए कहने लगी कि तुम कैसी हो, अनन्या को जानती हो? मेरे सवाल पर उसने फौरन मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर आया हुआ पसीना और मेरे सवाल पर उसके रंग का बदल जाना मुझे इस बात का इशारा दे चुका था कि ये भी उसी गैंग की मेंबर है। वो कुछ कहती इससे पहले मैंने कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। वो फौरन कहने लगी कि नहीं, हमें इजाज़त नहीं है, मैं यहीं बैठूंगी। मेरी मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, मगर मुझे पता था कि ये सब उनके मालिक ने उन्हें समझाया है। मैंने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बिना समझने का मौका दिए मैंने उसको खींचकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया और गाड़ी को अंदर से लॉक कर लिया। वो रोने लगी, रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे छोड़ दो आंटी, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे मालिक मुझे माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन मैं अब ठहरना चाहती थी। यही एक अकेला रास्ता था जिसकी बदौलत मुझे मेरी बेटी के बारे में पता चल सकता था। गाड़ी में बैठे बैठे मैंने उससे कई बार ये सवाल दोहराया था कि तुम अनन्या को जानती हो, बताओ मुझे, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन इस बच्ची ने मेरी एक नहीं सुनी, मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिलहाल मैंने उसकी गर्दन में ट्रैकर लगा दिया था जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी तक पहुंच सकती थी। मैं अब होश में आ गई थी। कुछ सोचकर मैंने फ़ौरन ही पुलिस को आगाह कर दिया था और जिस एजेंसी के साथ मैं कांटेक्ट में थी उनसे भी मैंने फ़ौरन कांटेक्ट कर लिया। काफ़ी लोग मेरी इस कार्यवाही से इम्प्रेस हुए थे और काफ़ी लोगों ने मुझे डांटा भी था कि आपने बेवजह एक चिप बर्बाद कर दी है। लेकिन मुझे यकीन था कि मेरी बेटी अब मुझे मिल जाएगी। और कहते हैं कि जब दिल सच्ची लगन से काम करे और माँ को अगर अपनी औलाद से मिलने की तड़प हो तो ऊपर वाला एक न एक दिन आपकी प्रार्थना ज़रूर पूरी कर देता है। कुछ लम्हे बाद ही पुलिस इंस्पेक्टर और गुमशुदा लोगों को तलाश करने वाली एजेंसी के कुछ ऑफिसर्स मेरे ही घर पर आ गए थे। काफ़ी सारे लैपटॉप ऑन हो चुके थे। इस बच्ची को तो मैंने चिप लगाने के बाद उसी समय अपनी गाड़ी से उतारकर वापस भेज दिया था। उसके ज़रिए लोकेशन ट्रेस की जा रही थी जो अब एक खंडर जैसी जगह का पता दे रही थी। फ़ौरन ही पुलिस इंस्पेक्टर और मैं उस जगह के लिए रवाना हो गए थे। मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा करना चाहिए भी था या नहीं, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि ऊपर वाला मेरी मदद ज़रूर करेगा। फाइनली कुछ देर बाद हम लोकेशन की जगह पर पहुंच गए थे। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं अपनी बेटी को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। मुझे मेरी मौत की फिक्र नहीं थी। जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर गाड़ी से उतरे मैं भी उनके साथ ही उतर गई थी, मगर उन्होंने मुझे रोक दिया था। पुलिस ऑफिसर मुझे देखते हुए कहने लगे थे कि मैडम, आप गाड़ी में ही बैठ जाइए और प्रार्थना कीजिए कि आपकी बेटी को हम सही सलामत वापस ले आएंगे। मगर मैं फ़ौरन बोली थी, ये जंग एक माँ की है। जब अपनी बेटी की तलाश में इस जगह तक आ सकती हूँ तो मैं अंदर भी जाऊँगी। उन्होंने मुझे बहुत रोका था मगर मैं नहीं मानी थी। उस पुलिस ऑफिसर के साथ मैं अंदर गई थी। अंदर जाते ही उन लोगों ने हमें देखकर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। शायद उन लोगों को पता चल चुका था कि पुलिस आ गई है। फ़ौरन ही पुलिस ने उन्हें घेरे में ले लिया था। हेडक्वार्टर भी खबर पहुंचा दी गई थी। वहां से भी काफ़ी सारे पुलिस वाले भेज दिए गए थे। मैं बिल्कुल कोने में खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी, मगर ये तमाशा नहीं ठहरा था। मुझे बहुत डर लग रहा था जब अचानक एक इंसान की आवाज़ मेरे कान के पर्दे से टकराई थी। इस जगह को ब्लास्ट कर दो, यहाँ पर ही बच्चे हैं। ये शब्द नहीं, जैसे कोई खंजर था जो मेरे दिल पर जाकर लगा था। मैं बिना सोचे उसकी तरफ को दौड़ी थी और उसी पल एक तेज़ रफ्तार आई हुई गोली मेरे कंधे से गुजरी थी। ऊपर वाले की कृपा से ठीक है, गोली आर पार नहीं हुई थी, सिर्फ मुझे छूकर गुजर गई थी, लेकिन तकलीफ से मेरी जान निकली जा रही थी। मैं तेज़ आवाज़ में अनन्या को पुकार रही थी। मेरी आवाज़ थी या दर्द, मेरी बेटी एकदम कांपती हुई बाहर आई थी और रोते हुए मेरे गले से लग गई थी।
मैं और मेरी बेटी बहुत रो रहे थे। मैंने उसे अपने करीब कर लिया था। बिना सोचे समझे मैं ज़मीन पर बैठे उसे प्यार कर रही थी। फौरन ही पुलिस इंस्पेक्टर ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया था। सारे बच्चे भी अब सुरक्षित थे। पुलिस ने उन्हें अपने साथ ले लिया था, लेकिन मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोई जा रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी मेहनत कामयाब हो चुकी है, मगर धीरे धीरे दर्द से मेरी आंखें बंद हो रही थीं और फिर मैं बेहोश हो गई। मुझे पता नहीं था कि मेरी आंखें 24 घंटे के बाद खुली थीं और उठते के साथ ही मैंने सबसे पहले अपनी बेटी को देखने की बात कही थी। कुछ लम्हे के बाद ही डॉक्टर मेरी बेटी को मेरे सामने लेकर आ गए थे। अनन्या मेरे सामने थी, जो अब बिल्कुल ठीक थी। उसके हाथ पर कोई प्लास्टर नहीं था। उन लोगों ने दिखावा करने के लिए उसके हाथ पर नकली प्लास्टर चढ़ा दिया था। मैं उसे अपने सीने से लगाकर खूब रोई थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे शरीर में जान डाल दी है। वो आज पहली बार मुझे शिद्दत से अपनी सारी गलतियों का एहसास हो रहा था, जो मुझे मेरे भाइयों ने, मेरी मम्मी ने, मेरे पति ने समझाया था। मुझे सुभाष की बहुत याद आ रही थी और उसकी कमी भी महसूस हो रही थी। सच में एक औरत के लिए मर्द का सहारा बहुत ज़रूरी होता है और मेरा पति तो मुझे हमेशा सहारा देता आया था, लेकिन मैंने ही उसकी कभी कोई बात नहीं मानी थी। इसी वजह से मैंने अपना घर ख़राब कर लिया था। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि अकेली औरत कुछ भी नहीं कर सकती। उसके लिए ये मर्द का सहारा बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अपनी बेटी को हमेशा उसके पिता से दूर रखा और ख़ुद को समझदार समझते हुए इतनी ढेर सारी गलतियां कर बैठी, जिसका सिला मुझे इस रूप में मिला था। जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो बेटी को लेकर अपने ससुराल पहुंची। मेरी बेटी को देखते ही सुभाष बहुत खुश हुए थे, लेकिन मुझसे नाराज़ थे। उन्होंने अपना चेहरा फेर लिया था। मैंने हाथ जोड़कर अपने सास ससुर और अपने पति से माफ़ी मांगी थी और उनसे कहा कि मुझे अपनी सारी गलतियां रियलाइज़ हो गई हैं। एक औरत चाहे तो अपना घर बसाने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन मेरे दिमाग में तो हमेशा यही फितूर सवार था कि मुझे नौकरी करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। अब मुझे पता चला कि मैं हमेशा से गलत रही थी। सुभाष, मुझे माफ़ कर दो। मैं उसके कदमों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे पता था कि वो मुझे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगा। मैंने उसका बहुत दिल दुखाया था, उसे उसके ही खून से दूर रखा था। वो चाहता तो मुझे डिवोर्स देकर मुझे छोड़ सकता था, मगर उसने कभी मुझे डिवोर्स नहीं दी। सिर्फ मेरे कहने पर मुझसे अलग हो गया। उसने कहा था कि मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिर्फ मेरी बेटी दे दो। मैंने कहा कि बेटी चाहिए तो मुझे भी अपने साथ रख लो, मैं बेटी के बिना नहीं रह सकती। उसने कुछ देर सोच विचार किया और फिर मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी थी। हम दोनों पति पत्नी काफ़ी दिनों तक एक दूसरे के साथ दूरी में रहे, लेकिन जब मैंने अपने सास ससुर और अपने पति की सेवा की, अपनी बेटी का ख्याल रखा, उनके घर को अच्छी तरह से संभाल लिया और उसकी खातिर खाना बनाना सीखा, घर के सारे काम किए, मैंने अपने इस अच्छे बिहेवियर से अपने पति का और अपने सास ससुर का दिल जीत लिया था। कुछ समय के बाद मेरे पति ने मुझे माफ़ कर दिया और खुशी खुशी मुझे दोबारा से स्वीकार कर लिया। मेरी बेटी भी बहुत खुश थी, उसे उसके पापा मिल गए थे और मम्मी भी। मेरा पति मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता है। अब मुझे एहसास होता है कि मेरे पिछले समय में की गई मेरी गलतियां बहुत बड़ी थीं। अब मेरे दिमाग में कभी भी नौकरी करने का ख्याल नहीं आता। मैं सिर्फ अपने घर को चलाने के बारे में सोचती रहती हूँ, सबकी खुशियों के बारे में सोचती रहती हूँ और इन सारी छोटी छोटी खुशियों से ही मुझे भी बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ मिलती हैं। हम अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश हैं। मेरा घर बसता हुआ देखकर मेरे दोनों भाई और मेरी मम्मी भी बहुत खुश रहती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।